बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो के आप सब खैर वाफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका आज हम टॉपिक करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में हम यूनिट वेक्टर्स को देखेंगे, नल वेक्टर्स या जीरो वेक्टर को देखेंगे और इक्वल वेक्टर्स को देखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट यूनिट वेक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपको बताता जाऊं कि ये जो यूनिट वेक्टर होता है, इसका नाम तो लिखा हुआ है कि यूनिट वेक्टर, ठीक है, लेकिन बेसिकली दिस इज नॉट अ वेक्टर। ये मैं दोबारा टर्म बोल रहा हूं कि दिस इज नॉट अ वेक्टर। ये एक वेक्टर नहीं होता, लेकिन ये वेक्टर का हिस्सा होता है। अब वो कैसे, वो भी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। दूसरी चीज, जब भी हम यूनिट की बात करते हैं, यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब जब भी हमारे माइंड में आता है या यूनिट का वर्ड जब भी हम देखते हैं तो उसका हम क्या मतलब देते हैं, एक। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर क्या होगा, एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड या फिर उसका मॉडुलस का मतलब भी मैग्नीट्यूड ही होता है। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, हमारे पास 1 के इक्वल हो, उसे हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। इसको डिफाइन करके देखें, a vector whose magnitude और modulus is equal to 1, जिसकी मैग्नीट्यूड या मॉडुलस 1 के इक्वल हो। फिर मैंने ये कहा कि यूनिट वेक्टर बेसिकली वेक्टर नहीं होता, बल्कि ये वेक्टर का हिस्सा होता है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, हमारे पास जब एक वेक्टर को एक्सप्रेस किया जाता है तो उसमें दो चीजें होती हैं, नंबर 1 मैग्नीट्यूड, नंबर 2 डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड है तो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या यूज होता है, वो यूनिट वेक्टर यूज होता है। बेसिकली यूनिट वेक्टर डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, ये देखें, ये यूज्ड फॉर, यूनिट वेक्टर किस पर्पस के लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये बेसिकली हमारे पास जो है, ये वेक्टर की डायरेक्शन को बताने के लिए हमारे पास यूज होता है। अब हम ये देखते हैं कि मैंने एक टर्म बोली कि दिस इज बेसिकली नॉट अ वेक्टर, ये बेसिकली वेक्टर नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि ये डायरेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। और दूसरी बात मैंने ये कही कि ये वेक्टर के साथ उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। देखें, हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होता है उसको देखें, कोई भी वेक्टर अगर हम लें तो वेक्टर के अंदर क्या होता है, वेक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं। नंबर 1 क्या होता है, मैग्नीट्यूड होती है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो क्या वो वेक्टर होगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं, तो डेफिनेट बात है कि वो वेक्टर नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं ये कहूं कि वेक्टर के अंदर क्या है, सिर्फ डायरेक्शन है, तो फिर क्या वो वेक्टर होगा? तो फिर भी वो वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए दोनों रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। फिर मैं कहूं कि अगर वेक्टर है हमारे पास, उसमें मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है, तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो तब वो क्या होगा, वेक्टर होगा। ठीक है, इसी बात को हम यहां पे रख के कि मैग्नीट्यूड भी होगी, डायरेक्शन भी होगी, हम देखते हैं कि मैंने कहा कि ये जो यूनिट वेक्टर है ये सिर्फ उसकी डायरेक्शन बताता है। देखना, लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ए। ठीक है, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमारे पास ए आ गई और उसके साथ डायरेक्शन क्या आ गई हमारे पास, ए कैप। ये याद रख लें, डायरेक्शन को, यूनिट वेक्टर को जो कि हमारे पास डायरेक्शन को बताता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। किसके साथ करते हैं, ए कैप के साथ। इसके ऊपर हम ए कैप या हैट जिसे भी कह सकते हैं वो लगा देते हैं। अब देखें, ये जो वेक्टर था हमारा, इसकी ये तो मैग्नीट्यूड आ गई, ये क्या होती है, इसकी मैग्नीट्यूड, और ये हमारे पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है। ये क्या होती है, ये वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली दिस इज द यूनिट वेक्टर। अब यहां पे हमने ये देख लिया कि यूनिट वेक्टर क्या कर रहा है, हमें यहां पे वेक्टर की क्या कर रहा है, ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड थी, उसकी सिर्फ ये डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, और अब देखें, इसको हम यूनिट वेक्टर, फिर हम इसको वेक्टर क्यों कहते हैं? अब क्वेश्चन तो ये है ना कि इसको हम यूनिट वेक्टर क्यों कहते हैं। अब देखें, ये हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू, ए वेक्टर है, इज इक्वल टू ए कैप। अब देखिए, लेट्स सपोज अगर हमारे पास, अगर हम सिर्फ इसकी बात करें
तो इसको इधर ले आए मैग्नीट्यूड, अगर हम सिर्फ यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं तो ए यूनिट वेक्टर इधर रह गया, तो हमारे पास क्या आ गया, ए वेक्टर ओवर ए। अब ये हमारे पास एक तो फॉर्मूला है, हमारे पास इक्वेशन है किसका, यूनिट वेक्टर को निकालने की। यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर ओवर उसकी मैग्नीट्यूड। अब ये देखें ऊपर जो वेक्टर है उसके नीचे उसकी मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब ये इसके इक्वल कब होगा, यानी ए जो यूनिट है ये वेक्टर कब कहलाएगा, जब हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड यानी ये 1 ले लें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक वेक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक वेक्टर बन जाएगा जब हम इसकी मैग्नीट्यूड 1 लेंगे। तो इसलिए हम फिर इसको वेक्टर यूनिट वेक्टर कह देते हैं कि जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, ठीक है। अब होप सो कि ये आपको समझ आ गया हो गया। अब हम आते हैं कि यूनिट वेक्टर को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं। देखिए मैंने कहा कि यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोकेशन, डिस्क्राइब द डायरेक्शन। अब देखें लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, ये स्पेस है, 3 कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास सिस्टम है 3 डायमेंशनल, जिसमें हमारे पास ये क्या है, लेट्स सपोज ये x है, ये y है, ये z है। अब याद रख लें हमारे पास 3 तरह के जो यूनिट वेक्टर्स यूज होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, जिसमें x को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास जो यूनिट वेक्टर उसे कहते हैं i कैप, y को जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम कहते हैं j कैप, और जो z को करता है उसे हम कहते हैं k कैप। इसको हम लिखेंगे कैसे कि फर्ज करें एक वेक्टर है वो हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है y डायरेक्शन में, यहाँ पे वेक्टर लाई कर रहा है, ठीक है। उसको हम कैसे लिखेंगे, इसी तरह अगर x में लाई कर रहा है तो उसको कैसे लिखेंगे, z में अगर एक वेक्टर है तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर x में होगा तो x में हमें पता है उसके साथ क्या आ जाएगा, x का वेक्टर होगा, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, xi। उसको हम कैसे करेंगे, x के साथ क्या आ जाएगा, ये उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इसी तरह ये उसकी मैग्नीट्यूड y वेक्टर है तो उसको कैसे करेंगे, y साथ में j आ जाएगा। इसी तरह z को देख ले तो क्या आ जाएगा, z के साथ क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। So this is how we can describe the locations of the vectors along the different axes, ठीक है। अब ये तो था कि हमारे पास अगर फर्ज करो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हमने डायरेक्शन बतानी हो, अगर हमने किसी चीज की पोजीशन बतानी है, फर्ज करें हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर है। अब देखें ये फर्ज करें आपके पास ये एक पोजीशन वेक्टर है, ये आपके पास r एक पोजीशन वेक्टर है। अब ये ना तो x है ना y है ना z है, यहाँ पे ना i है ना j है ना k है, ये एक पोजीशन वेक्टर है। तो याद रख ले पोजीशन वेक्टर को जो एक्सप्रेस करता है वो हमारे पास क्या होता है, वो इसी की डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और इसको हम r कैप से डिनोट कर देते हैं कि ये इसका क्या है, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है। इसी तरह अगर हमने एक प्लेन लेना है, प्लेन में अगर हमने डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है तो प्लेन के अंदर हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये हमारे पास प्लेन है। तो याद रख ले जब हमने जब भी प्लेन की यूनिट वेक्टर को ड्रॉ करना है तो कैसे करते हैं, उसका परपेंडिकुलर लेते हैं, क्या लेते हैं, नॉर्मल हम उसका लेंगे। जैसे फर्ज करें कोई बुक है आपके पास या ये हमारे पास टेस्टर है, तो ये हमारे पास प्लेन है, तो इसमें जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अगर ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा तो हमारा यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नल वेक्टर। इसको तो हमने विद डिटेल देख लिया। नल वेक्टर क्या होता है, देखिए नल नाम से जाहिर हो रहा है, जैसे हम कहते हैं ये स्टूडेंट नल है, ये स्टूडेंट जीरो, इसको जीरो वेक्टर भी कहते हैं, नल वेक्टर भी, ये जीरो है नल वेक्टर। नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, जीरो होती है। अब वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, अब जिसकी मैग्नीट्यूड ही जीरो है उसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, डेफिनेट बात है कि उसकी कोई जो है वो डेफिनेशन स्पेसिफिक नहीं होती बल्कि आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है, कोई भी आप डायरेक्शन उसको ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम जो है वो पहले जो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनकी मदद से जो है वो हम आर्बिट्रेरी डायरेक्शन उसकी ड्रॉ कर देते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जीरो के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, एरो, इसको ओ एरो भी कह सकते हैं आप कि, या जीरो के ऊपर आप एरो लगा देते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो है वो जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, या नल वेक्टर को। ये आता कैसे है हमारे पास जीरो वेक्टर, ये हमारे पास इस तरह आता है कि हमारे पास फर्ज करें एक वेक्टर ए है, ठीक है। अब अगर आप उसमें वही वेक्टर ऐड कर दे विद नेगेटिव साइन, या दूसरे लफ्जों में उसी को ही सब्ट्रैक्ट कर दें, इसी को ही सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपके पास जो आएगा
ये जीरो वेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीरो वेक्टर आ जाएगा, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? नल वेक्टर। ठीक है, इसी तरह अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? सॉरी, ये जो हमारा जीरो वेक्टर है इसमें एक और चीज भी है कि अगर हमारे पास डिफरेंट वेक्टर्स, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं, इस तरह ऐड हो रहे हैं कि जो हमारा लास्ट वाला वेक्टर है उसका हेड अगर फर्स्ट वाले वेक्टर की टेल के साथ मिल जाए तो उसका रिजल्ट भी जीरो होता है, वो भी हमें नल वेक्टर देता है। कैसे? कि देखिए, फर्ज करें हमारे पास ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, इसमें एक वेक्टर बी ऐड हो रहा है, इसमें एक वेक्टर सी ऐड हो रहा है। तो देखिए, अब इस वेक्टर का हेड यानी लास्ट वाले वेक्टर का हेड पहले वाले वेक्टर के क्या है? टेल के साथ मिल रहा है, तो यहां पे हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है आर इक्वल टू जीरो वेक्टर के इक्वल आ जाता है। ठीक है बच्चों, एंड पे देख लेते हैं कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। बच्चों, जैसा कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि वो वेक्टर्स जो आपस में इक्वल हो, जिनकी मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और उसके अलावा उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। इसकी डेफिनेशन देखें, टू और मोर वेक्टर्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर उनकी मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन सेम होगी तो वो वेक्टर्स क्या होंगे? इक्वल वेक्टर्स होंगे। ये तो बहुत सिंपल है कि ये एक वेक्टर है ए, ठीक है, ये वेक्टर हम ले लेते हैं बी, ये हम ले लेते हैं सी, ठीक है, उसके बाद ये हम ले लेते हैं डी, ये सी। अब इन चारों में देखो तो ये अगर आप पहले को चारों के साथ कंपेयर करो तो फर्स्ट वाला देखें और सेकंड वाला देखें, डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। पहले को तीसरे के साथ कंपेयर करो तो इनकी अब देखो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये भी इक्वल नहीं है। अगर आप पहले को आखिरी के साथ कंपेयर करके देखो तो इसमें मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। दैट्स मीन कि ए वेक्टर किसके इक्वल है? यहाँ पे हमारे पास डी वेक्टर के इक्वल है। सो इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे कि जब भी दो वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगी वो हमारे पास क्या होंगे? इक्वल वेक्टर्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर एंड इक्वल वेक्टर्स, एंड होप सो कि यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, किसी बात की समझ नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।